राधे राधे दोस्तों, आपका हमारे चैनल राधे राधे में स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि मेरे चैनल पर प्रस्तुत की गई कहानियाँ आपको बहुत अच्छी लग रही होंगी और आप इससे कुछ न कुछ प्रेरणा ज़रूर ले रहे होंगे। तो आइए इसी के साथ एक नई कहानी के साथ उपस्थित हुई हूँ, जिस कहानी का नाम है धोखा। धोखा हो या शाबाशी, दोनों हमें पीठ पे ही मिलती है, इसलिए अपनी पीठ को मजबूत रखना चाहिए। चलिए आइए कहानी में आगे बढ़ते हैं। ये कहानी एक ऐसे व्यापारी की है जिसका प्रेम विवाह हुआ होता है और उसके प्रेम की चर्चा पूरे राज्य में इस तरीके से फैली रहती है कि सब लोग उसके प्रेम का जो है मिसाल देते रहते हैं कि कितना अच्छा प्रेम करने वाला जोड़ा है, जो पूरे नगर में इतना इसका नाम है, यश है। ऐसा अद्भुत प्रेम करने वाला शायद ही कोई धरती पर हो, या ऐसे तमाम प्रकार की उपाधियाँ या उसके प्रेम के लिए लोग प्रशंसा वाले शब्द यूज करते थे। ये बात धीरे धीरे उस नगर के राजा को पता चली कि इस नगर में एक ऐसा व्यापारी रहता है जिसने प्रेम विवाह किया है और उसके प्रेम का सब मिसाल देते हैं। इसलिए सब उससे प्रेरणा लेते हैं उसके प्रेम को देख करके कि प्रेम करने वाला जोड़ा अगर हो तो ऐसा ही हो। राजा को ये बात जब पता चली तो एक बार अपनी रानी के साथ उस व्यापारी के बारे में चर्चा करने लगे और कहने लगे कि इस व्यापारी के प्रेम की जो चर्चा इतनी विख्यात हो रखी है वो सिर्फ उसके पति के वजह से ही है। उसके पति को प्रेम निभाने आता है, प्रेम करने आता है, तभी तो उसका यश कीर्ति उसके प्रेम का चारों तरफ फैल गया है। रानी कहती नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसकी पत्नी की वजह से ही उसके प्रेम को इतना सराहा जाता है। उसकी पत्नी इतना प्रेम करती है, उसकी पत्नी शायद रिश्तों को अच्छे से संभालना जानती है। उसे तभी तो प्रेम चल रहा है, तभी तो लोग उसकी इतनी इज्जत करते हैं, तभी तो दोनों के प्रेम को लोग अमर प्रेम जोड़ी कहते हैं। राजा और रानी में इसी बात को लेकर के बहस छिड़ जाता है और राजा रानी सब अपनी अपनी बात को सच साबित करना चाहते हैं। राजा सोचते हैं कि नहीं, इसमें प्रेम को चलाने में पुरुष की महानता है, और रानी सोचती है नहीं नहीं, स्त्री की महानता है। तभी इस बहस को जब बहुत देर हो जाती है, बहस करते करते कोई निर्णय नहीं निकलता, तो राजा रानी आपस में सलाह करते हैं और कहते हैं कि इस जोड़े की परीक्षा ली जाए। ये जोड़ा का परीक्षा बारी बारी से लिया जाएगा और देखा जाएगा कि प्रेम करने में किसका ज़्यादा योगदान है, किसके योगदान से इनका प्रेम इतना विख्यात हो रखा है। राजा को बात पसंद आती है और राजा कहते हैं ठीक है, इसकी परीक्षा गुप्त तरीके से ली जाए, जिससे कि उन लोगों को पता ना चले। वो जो जोड़ा व्यापारी का जोड़ा रहता है, जब से प्रेम विवाह करके उस नगर में आया रहता है, उसकी छत पर एक मशाल जलती है जो पूरे राज्य को रोशनी प्रदान करती है। वो अपने प्रेम की निशानी के तौर पर उस मशाल को जला के अपनी छत पे रखा रहता है और पूरे राज्य का मशाल बुझ जाता है, लेकिन उसका मशाल पूरी रात जलता रहता है। यही सब की वजह से उसके प्रेम की चर्चा और दूर दूर तक होने लगी। राजा रानी भी इस बात का निर्णय करने के लिए कि आखिर किसकी महानता, किसकी वजह से ये प्रेम बढ़ा है आगे, इसके लिए परीक्षा लेने की तैयारी होती है। रानी अपने एक दासी को उस व्यापारी के पास भेजती है और कहती है कि जाके कहना कि रानी आपसे विवाह करना चाहती है। अगर आप अपनी पत्नी को छोड़ दें या जान से मार दें तो रानी आपसे विवाह कर लेंगी। रानी की जो दासी होती है वो ये संदेश लेकर के व्यापारी के पास जाती है और कहती है कि महारानी साहिबा ने आपके लिए एक संदेश भेजा है। व्यापारी कहता है जी बिल्कुल, कहिए महारानी का क्या आदेश है। वो सेविका कहती है कि महारानी ने कहा कि अगर आप अपनी पत्नी अपनी पत्नी को मृत्यु दे देंगे या मार डालेंगे या उन्हें छोड़ देंगे तो महारानी आपसे विवाह कर लेंगी। व्यापारी कहता है कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए या 100 राज्यों की महारानियाँ आके क्यों ना मुझे अपना विवाह प्रस्ताव दें, फिर भी मैं अपनी पत्नी को धोखा नहीं दे सकता। मैं उसे बहुत प्रेम करता हूँ, मैं उसे किसी भी कीमत पर मार नहीं सकता या छोड़ नहीं सकता। उसमें मेरी जान बसती है। और जा कर के महारानी से मेरे लिए क्षमा मांग लेना और कहना कि व्यापारी ऐसा
कभी नहीं कर सकता। वो मरना पसंद करेगा, लेकिन अपनी पत्नी को धोखा देना या उसे मृत्यु देना उसे बिल्कुल पसंद नहीं है न। और वो उसे इतना प्रेम करता है कि उसके बगैर जीवन की एक पल की कल्पना नहीं कर सकता। इसलिए महारानी से मेरी तरफ से क्षमा मांग लेना। देविका वापस आती है और महारानी से जैसा तैसा हाल कह डालती है कि महारानी, जो व्यापारी है उसने ऐसा ऐसा कहला भेजा है। रानी कहती है ठीक है। अब राजा की बारी आती है। राजा उस व्यापारी की पत्नी के पास अपना एक सैनिक भेजते हैं और कहते हैं कि जाकर के कह देना कि महाराजा आपके प्रेम की चर्चा सुन करके आपके प्रेम के प्रति बहुत आकर्षित हुए हैं और वे आपसे विवाह करना चाहते हैं और आपको अपने राज्य की महारानी घोषित कर देंगे अगर आप उनसे विवाह कर लेंगी। राजा का ये संदेश ले करके राजा का जो संदेशवाहक सैनिक होता है वो उस व्यापारी की पत्नी के पास जाता है और पूरा हाल कह देता है कि अगर आप विवाह कर लेंगी महाराजा से तो महाराज आपको अपने राज्य की सबसे बड़ी सर्वश्रेष्ठ महारानी घोषित करेंगे और इसके लिए आपको अपनी पति को मारना होगा या उन्हें छोड़ना होगा। पत्नी कहती है ठीक है, मैं राजा की इस प्रस्ताव को स्वीकार करती हूँ। आज रात को 2 से 3 के बीच जब जो छत पे हम लोग के प्रेम की निशानी के रूप में जो मशाल जल रही है वो जब बुझ जाएगी तो समझ जाना कि मैंने अपने पति को मार डाला है, फांसी पे लटका दिया है। ये बात सुनकर सैनिक अवाक रह जाता है और आता है राजा से पूरा हाल कह देता है। राजा भी सुन के काफ़ी आश्चर्य में पड़ते हैं कि जिसके प्रेम की इतना गुणगान है वो अपने पति को बस महारानी बनने के लिए मार देने के लिए तत्पर हो गई। महाराज फिर भी सोचते हैं कि पूरी घटना का एक बार परीक्षण किया जाए, इसलिए वो कोई भी तुरंत कदम नहीं उठाते और कहते हैं कि ठीक है, आप लोग सैनिक टुकड़ी के साथ उसके दरवाजे पर पहरेदारी करिए। व्यापारी को बचाना है लेकिन देखना है कि अंततः करती क्या है वो। रात को जैसे ही 12 से 2 के बीच में जो है छत की मशाल बुझती है। सारे सैनिक अंदर दौड़ते हैं लेकिन वो अपने पति को तब तक फांसी पर लटका चुकी होती है। राजा को ये बात जब पता चलती है राजा बहुत दुखी होते हैं और बहुत क्रोधित होते हैं। उनको मन ही मन बहुत दुख होता है, आत्मग्लानि होती है कि उनकी वजह से एक निर्दोष व्यापारी की जान चली गई। राजा बहुत दुखी होते हैं, इतने क्रोधित होते हैं कि उन्हें औरत जात से ही नफरत हो जाता है। वो किसी भी औरत को देखना पसंद नहीं करते। उन्हें ऐसा लगता है कि प्रेम नहीं था, एक धोखा था, छलावा था जो उसके साथ किया गया और कहीं ना कहीं अपने आप को भी दोषी पाते हैं। और वो अपने सबसे बड़े सर्वश्रेष्ठ मंत्री को बुलाते हैं और कहते हैं कि मैं शिकार पर जा रहा हूँ और जब तक मैं शिकार से लौटूँ इस राज्य में मुझे एक भी औरत दिखाई नहीं देनी चाहिए। सभी स्त्रियों का सर धड़ से अलग कर देना। राजा के इस अजीबोगरीब बेहुदा से आदेश को सुनकर के मंत्री बहुत आश्चर्य में पड़ते हैं, बहुत ही चिंतित होते हैं कि आखिर राजा को हो क्या गया है। एक औरत के धोखा देने से राजा पूरी स्त्री जाति का ही संहार करने पे उतर गए हैं। राजा चले जाते हैं शिकार पे। मंत्री दौड़ा भागा अपने पिताजी के पास आता है जो कि कभी उसी राज्य में उनके राजा के पिता के समय के मंत्री होते हैं। वो आते हैं, उनके पास आता है और कहता पिताजी बहुत चिंता और बहुत दुविधा में फंस गया हूँ, मुझे कृपया इस दुविधा से बाहर निकालें। पिताजी कहते हैं पहले पूरी बात और समस्या मुझसे कहो ताकि मैं उसका कुछ जो है सल्यूशन कोई ढूंढ के तुमको बता सकूं। मंत्री पूरी हाल कह सुनाता है अपने पिता को। उनके पिता कहते हैं सबसे पहला काम तो ये करो कि तुम छिप जाओ, तुम दिखाई मत देना, क्योंकि राजा आते ही सबसे पहले सारा क्रोध तुम पर ही उतारेगा, तुम्हारा ही गला जो सर है धड़ से अलग कर देगा। इसलिए पहले तुम छिप जाओ, बाकी आगे मैं देख लूँगा। जो मंत्री का पुत्र होता है वो जाके छिप जाता है। राजा क्रोध में आते हैं और अपने नगर में महिलाओं को देखते हैं, जितनी भी औरतों को देखते हैं वो क्रोध में तमतमाते हैं और आप अपने आदेश का पालन न हुआ पाकर वो सीधा मंत्री के पास आते हैं। मंत्री के पिताजी मिलते हैं और कहते हैं महाराज की जय हो। महाराज, आज इस गरीब के दरवाजे पर कैसे आपका आना हुआ? आप आदेश करते हम स्वयं चले आते।
राजा कहते हैं कि पहले अपने पुत्र को बाहर लाओ। मैंने उसे एक आदेश दिया, उसने मेरे आदेश का पालन नहीं किया, उसने मेरे आदेश की अवहेलना की है। मैं उसका ही सर धड़ से अलग कर देता हूँ। मंत्री के पिताजी कहते हैं, महाराज आपकी सदैव जय जयकार हो, आपके आदेश का सदैव पालन किया जाए, लेकिन एक बार प्लीज़ आप मेरी बात को सुनिए। जो मैं कहता हूँ उसे आप एक बार शांति से सुन लीजिए। उसके बाद जो आपका निर्णय होगा वो सर्वमान्य होगा, सर्वोपरि होगा। एक बार मैं आपके पिताजी के राजा होने पर मैं उनका मंत्री हुआ करता था। उस वक्त मैं नए नए मंत्री पद पर नियुक्त हुआ था। मेरी उम्र का बहुत ज़्यादा नहीं थी, इसलिए मेरी सोचने समझने की शक्ति भी उतनी ज़्यादा नहीं थी। मैं एक बार आपके पिताजी के साथ शिकार पर गया हुआ था। शिकार करते करते हम थोड़ा अंदर जंगल में गए, तभी एक तेज घुड़सवार योद्धा आया और मुझे अपने साथ बांध कर ले गया और मैं कुछ भी न कर सका, क्योंकि पीछे से उसने एक जाल डाल रखा था जिससे मेरे हाथ पैर काम नहीं कर पा रहे थे। और मैं उसके साथ चलता चला गया और वो ला करके मुझे एक सुनसान कब्रिस्तान में ला करके पटक देता है और कहता है कि मैं तुमसे जो कहूँगा वो जा करके अपने राजा को बता देना। मैं चुपचाप बस मुँह बन के वहाँ देखता रहा। वो योद्धा दौड़ते हुए महल के अंदर गया, वहाँ से सरकटी लाश लाया और ला करके उस कब्र में डाल दिया। मुझे तो लगा कि लो, ये 2 कब्रें, एक मेरे लिए इस युवक के लिए खुदी हुई हैं जी। एक को तो इसने सर काट के डाल दिया, अब दूसरी बारी मेरी है। मैं बहुत डरा सहमा सा खड़ा था। उस योद्धा ने अपने चेहरे पर से जब नकाब हटाया तो एक बहुत ही खूबसूरत महिला थी और वह बोली कि आप डरिए नहीं, मैं आपको सिर्फ अपनी कब्र ढकने के लिए लाई हूँ और आपको कुछ ज़रूरी बातें बताने के लिए आपको यहाँ पे लाई हूँ, इसलिए आप निसंदेह होकर के रहें, आपको मैं कोई हानि नहीं पहुँचाऊँगी। और उसने बताया कि ये युवक मेरे पति को मार करके मुझ पे अपना हक स्थापित करना चाहता, वो मुझसे विवाह करना चाहता था। मेरे पति को मेरी आंखों के सामने का सर धड़ से अलग कर दिया। मैं बदले की भावना से ही अब तक जीवित थी इसे मारने के लिए, वरना मैं तो उसी दिन मर गई जब जिस पल इसने मेरे पति का सर धड़ से अलग किया था। तो हे मंत्रीवर, आप जाइएगा और अपने राजा से कहिएगा कि इस युवक की खोजबीन ना की जाए। मैंने अपने पति का बदला लिया है, न्याय किया है मैंने, मैं कोई अपराधी नहीं हूँ। इसने मेरे पति को मार करके इसी जगह दफन कर दिया था, इसलिए मैं भी अपने कब्र को अपने पति के पास ही खोद के रखी हूँ, ताकि मैं मरने के बाद उनके करीब ही रह सकूँ। और इस जन्म में तो मैं उनके साथ पूरा जीवन व्यतीत न कर सकी सुखपूर्वक। भगवान से प्रार्थना करूँगी कि अगले जीवन में भगवान हम दोनों को फिर से मिलाएं, और यही कामना करूँगी कि अगले जन्म में कोई हमें अलग करने वाला ना हो। और कहते ही उसने अपना सर धड़ से अलग कर दिया और उसी कब्र में जा गिरी। तो महाराज, बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि एक वो स्त्री भी थी जिसने अपने पति की मृत्यु के बाद किसी की पत्नी बनकर के सुखपूर्वक से ऐश्वर्य के साथ रह सकती थी, लेकिन उसने अपने पति की मृत्यु का बदला लिया और स्वयं को भी खत्म कर दिया। अपने पति के बगैर जीवन उसका अधूरा लग रहा था। तो किसी एक के धोखे की वजह से आप समस्त स्त्री जाति का विनाश नहीं कर सकते। हे राजन, आप बुद्धिमान हैं, ज्ञानवान हैं, आप समस्त जगत को जानते हैं, इसलिए आप सोच समझ करके ऐसा निर्णय लें जो सबके लिए उत्तम हो। आप राजा हैं, आपका लिया हुआ एक एक निर्णय आपकी प्रजा पर भारी पड़ सकता है। तो मैं आपसे बस यही प्रार्थना करूँगा कि किसी एक के धोखे और गद्दारी की सज़ा पूरी स्त्री जाति को न मिले। अब आप बताइए कि आप किसे महान समझेंगे, इस धोखा देने वाली व्यापारी की पत्नी को या उस व्यापारी की पत्नी को जिसने अपने पति की मृत्यु का बदला लिया, बदला लेने के लिए जीवित रही और बदला लेने के बाद स्वयं को भी खत्म कर दिया, जिसने जीवन जीना गवारा नहीं समझा। तो राजन, ये मैं आप पर छोड़ता हूँ, आप राजा हैं, आपका निर्णय ही अंतिम और सर्वमान्य होगा। राजा को अपनी गलती का एहसास होता है और कहते हैं कि मैंने बहुत गलत निर्णय लिया था, मैं अपने निर्णय को वापस लेता हूँ, जो भी मैंने आदेश दिया है उसे मैं वापस लेता हूँ। तो इसी के साथ ये कहानी ख़त्म होती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, क्योंकि
इससे ये प्रेरणा मिलती है कि जो लोग भी धोखा खाते हैं अपने जीवन में, वो सोच लेते हैं कि अगर कोई लड़की खाई है तो सोचेगी कि पूरा लड़का खराब होता है, सब लड़के धोखेबाज होते हैं, गद्दारी करते हैं, धोखा देते हैं। और कोई लड़का धोखा खाता है तो सोचता है पूरी लड़की खराब है, सभी लड़कियां धोखा देती हैं, झूठ बोलती हैं, धोखेबाज होती हैं। पर वास्तविकता इससे कुछ अलग है। हर लड़का धोखेबाज नहीं हो सकता और हर लड़की धोखा नहीं देती। इसलिए दोस्तों, किसी एक से धोखा खा करके आप सभी को एक ही तराजू में तोलना बंद कर दीजिए। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने प्यारे प्यारे कमेंट मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। आपका मेरे चैनल पे बने रहने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।